सभी को गुड मॉर्निंग। अपनी क्लासें बीच में बंद हो गई थी किसी कारणवश। अब अपनी क्लासें रेगुलर चलेंगी। और हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। हम 2 नंबर का लेसन पढ़ रहे थे। कौन से नंबर का लेसन पढ़ रहे थे? 2 नंबर का लेसन अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे। अध्याय 2 के अध्ययन में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो टॉपिक से संबंधित थी। इसका जो संबंध है अध्याय 2 है, जनसंख्या वितरण से था। वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये 3 चीज़ें इससे संबंधित थी। वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये चीज़ें हम अध्ययन कर रहे थे। और इनका थोड़ा थोड़ा हमने इसमें देख लिया था कि थोड़ा थोड़ा वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इनका क्या है, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। इनकी परिभाषा जान ली थी कि वितरण की परिभाषा क्या है, घनत्व की परिभाषा क्या है और वृद्धि की परिभाषा क्या है। आज इस लेसन में अब हमारे आपकी बुक में ये जो विश्व जनसंख्या दी हुई है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसमें आपके विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप पढ़ेंगे। किसका? विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप। विश्व जनसंख्या वितरण का आप क्या पढ़ेंगे? प्रारूप पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? वितरण। आप अगर सब टॉपिक लिख सकते हो अध्याय 2 पढ़ेंगे। क्या नाम है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये है। और इसमें जो आप टॉपिक पढ़ोगे आज, तो आज ये तक पढ़ोगे, आप वितरण पढ़ोगे। स्पेशल किसका अध्ययन करेंगे आज हम? वितरण का। और वितरण से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एक जगह समान नहीं है। इसके पीछे आपको पहले ही बताया था मैंने कि विश्व की 90% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर रहती है। 90% जनसंख्या कैसे कर लो आप इसको उल्टा सीधा दोनों तरफ से कर सकते हो कि 10% जनसंख्या 90% क्षेत्र पर या 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर, या फिर विश्व की 90% 10 पर और 10% 90 पर। तो टोटल मिला के 100 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 100। विश्व की जो जनसंख्या है वो 90% क्षेत्र पर 10% ही रहती है और 10% क्षेत्र पर 90% रहती है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपके विश्व वितरण का प्रारूप दिया हुआ है। इसमें परिभाषा दी हुई है कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। ये अपना परिभाषा क्या है? वितरण शब्द से तात्पर्य क्या है? ये वितरण शब्द है, उससे तात्पर्य क्या है कि भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ मतलब धरती पर, लोग किस प्रकार वितरित हैं। जो भूपृष्ठ है उस पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। ये इसमें क्या है? अध्ययन कर रहे हैं कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। ठीक है, भूपृष्ठ की बात कर रही है कि भूपृष्ठ पर लोग
जो है किस प्रकार फैले हुए हैं, कहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं, कहाँ लोग कम निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके वितरण में आएंगी। किस में आएंगी, वितरण में। अब इन्होंने दिया है कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, कितनी परसेंट, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या विश्व की 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। कितने देशों में निवास करती है, 10 देशों में निवास करती है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो कितने देशों में निवास करती है, 10 देशों में। इसका मतलब 10 देशों में जनसंख्या अधिक है, 10 देशों में जनसंख्या अधिक है, बाकी देशों में जनसंख्या कम है। और 10 देशों में जो जनसंख्या है उसमें आप देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या 10 देशों को देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है, चीन में है। किसमें है, चीन में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपके चीन देश में है। किसमें है, चीन में है। दूसरे नंबर पर देश आता है आपका भारत। दूसरे नंबर पर कहाँ भी है, विश्व की दूसरे नंबर पर जो देश है वो क्या है, भारत है। तीसरे नंबर पर यूएसए। कौन सा देश है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर देश जो है उसका नाम है यूएसए। उसके बाद में इंडोनेशिया। 4 नंबर पर कौन सा देश है, इंडोनेशिया। पाँच नंबर पर ब्राज़ील। कौन सा देश है, ब्राज़ील। 6 नंबर पर कौन है, पाकिस्तान। 1 नंबर पर चीन, 2 नंबर पर भारत, 3 नंबर पर यूएसए, 4 नंबर पर इंडोनेशिया, 5 नंबर पर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में आपका पाकिस्तान आ गया। उसके बाद नाइजीरिया, 7 नंबर पर है नाइजीरिया। 8 नंबर पर बांग्लादेश। कौन सा देश है, 8 नंबर पर देश है आपका बांग्लादेश। और 9 पर रूस और 10 पर है मैक्सिको। अब आप में एक चीज़ देखिए, ये जो आपने देशों के नाम देखे हैं इसमें आपको एक चीज़ देखिए आप गौर करके, इसमें चीन जो है, चीन एशिया में आता है, एशिया में आता है, नहीं आता है। भारत भी एशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया एशिया का पार्ट है, पाकिस्तान एशिया का पार्ट है, बांग्लादेश एशिया का पार्ट है। 5 देश तो अकेले किसके हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। किस देश के हैं, 5 जो देश हैं केवल और केवल एशिया महाद्वीप के हैं। इसका मतलब एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अधिक है। क्या है, जनसंख्या अधिक है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, जनसंख्या एशिया महाद्वीप में क्या है, अधिक है। क्योंकि जो 10 देश हैं विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जो देश हैं, जनसंख्या का 60% देश कौन कौन से रखते हैं, 10 देश रखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा जो रखते हैं 10 देश रखते हैं, जिसमें से आप देखिए चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, यूएसए तीसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान 6वें नंबर पर है, नाइजीरिया 7वें नंबर पर है,
बांग्लादेश 8वें नंबर पर है, और 9 नंबर पर कौन है? रूस, और 10 नंबर पर है आपका मैक्सिको। कौन सा देश है? 10 नंबर पर मैक्सिको देश है। तो ये वितरण को दिखाता है, किसको दिखा रहा है? वितरण को, कि विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रह रही है। इसका मतलब और देशों में जनसंख्या का अनुपात कम है। ठीक है, अब विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये चीज़ आप नोट कर लेना। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, चाय, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। उसके बाद आप आगे नोट डालिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस बार जो आपका 12वीं का पेपर हुआ था, अभी जो लास्ट ईयर इसी बार जो पेपर हुआ है, उस पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया था, उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इसमें से क्वेश्चन आया है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक पूछे हैं। कौन कौन से पूछे हैं? विश्व, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18वें नंबर का, उसमें क्वेश्चन है, पहला तो अलग है, दूसरा अथवा दिया हुआ है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक पूछे हैं। तो यहाँ हम एक एक कारक का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं। देखो, आपको एक डायग्राम बनाना है ऐसे ही, और इस डायग्राम को बना लोगे आप, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चीज़ लेंगे, सबसे पहले आपके भौगोलिक कारक। कौन से कारक? कि भौगोलिक कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक से मतलब आपका प्रकृति के द्वारा, प्रकृति स्वयं कौन कौन से कारक उत्पन्न करती है जो इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद में है आर्थिक कारक। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक हैं विश्व के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। अगर कारक हैं तो वो कौन से हैं? 3 कारक हैं, जिसमें से आप देखो, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारकों को भी अगर आप डिवाइड करो तो जल की उपलब्धता, किसकी उपलब्धता? जल की उपलब्धता कितनी है? जल की उपलब्धता, भू आकृति, क्या? भू आकृति, जलवायु। कौन सी है? जलवायु। और 4 नंबर पर जो आपका इफेक्ट करती है वो है आपके मृदाएं, मिट्टी, मृदा या मिट्टी। ये भौगोलिक कारक है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो कारक है, या प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसे कारक जिनसे विश्व की जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक होगा, जहाँ जल सुलभ मात्रा में होगा, जहाँ जल पीने योग्य होगा, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी।
वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। क्यों निवास करेगी? क्योंकि जहाँ जल होगा वहाँ पीने के लिए पानी होगा, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए। आप देखो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सभ्यताएं प्राचीन आप देख लिए, रजला फराज सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं किसके आसपास विकसित हुई हैं? नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। किसके किनारे? नदियों के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे क्या है? जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब आर्थिक कारक में देखिए, आप आर्थिक कारक में कौन कौन से हैं? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। ये आपके औद्योगिकरण है। नगरीकरण, खनिज और औद्योगिकरण। आपका इस बार जो पेपर को पूछा था कि विश्व के जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक पूछे थे। कौन से कारक पूछे थे? यहाँ जो पूछे थे वो आर्थिक कारक पूछा। हो सकता है इस बार आपसे भौगोलिक कारक पूछ ले कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों के नाम लिखिए। ये भी पूछ सकता है कि 3 भौगोलिक कारकों के नाम लिखिए। ये भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे ऐसे पूछ सकता है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आप इसमें तो आप लिख सकते हो, अगर देखो धर्म लिख सकते हो, धर्म, सामाजिक कारक में धर्म, जहाँ जिस धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं वहाँ उसी धर्म के लोग अधिक बसना पसंद करेंगे। ये इसमें राजनीतिक कारण भी मान सकते हैं। राजनीतिक कारण, क्या? राजनीतिक कारण। ठीक है, ये आपके विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपको याद कैसे करना है कि आपसे या तो पूछेगा, क्वेश्चन देगा विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे इस बार पूछा था आर्थिक कारक, तो इस बार क्या पूछ सकता है? भौगोलिक कारक। तो अब हम एक एक कारक को लेकर इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लीजिए भौगोलिक कारक। कौन कौन से भौगोलिक कारक लीजिए आप। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। टेबल याद होगी तो आपको क्वेश्चन का उत्तर देने में आसानी होगी। भौगोलिक कारक, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसे कारक जिनसे जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। प्रकृति प्रदत्त ऐसे कारक जिनसे जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। क्या कहलाते हैं? भौगोलिक कारक कहलाते हैं। सबसे पहले लिया है हमने प्रकृति प्रदत्त ऐसे कारक जिनसे जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। सबसे पहले लिया है हमने जल की उपलब्धता। क्या लिया है?
जल की उपलब्धता लिया है कि जल कैसे आपके वितरण को प्रभावित करता है। जल आपके वितरण को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, जल कैसे प्रभावित करेगा। आप देखिए, जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्या? जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जिस स्थान पर जल की उपलब्धता अधिक होती है, जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जनसंख्या अधिक निवास क्यों करेगी? क्योंकि जल मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है, और लोग वहीं बसना अधिक पसंद करेंगे जहां जल की उपलब्धता अधिक होगी। जल की उपलब्धता अधिक होगी। जल का उपयोग नहाने में, धोने में, पीने में, उद्योगों में, खनिजों में, खनिज उद्योगों में, उद्योगों के विकास में सब जगह काम आता है। क्या काम आता है? सब जगह काम आता है। विश्व के अधिकांश जितने भी सघन बसे क्षेत्र हैं, विश्व के अधिकांश जितने भी सघन बसे क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? जल के आसपास। जहाँ जल अधिक है वहीं पर है। ठीक है, जहाँ पर जल अधिक है वहीं पर विश्व के अधिकांश जलीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो, जहाँ पर जल अधिक है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, क्योंकि जल जो है, जितनी भी आपके नदी घाटियाँ हैं, जितनी भी क्या है, नदी घाटियाँ, आप देखिए विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं आप जो पढ़ते हो, तो उन सभ्यताओं में मेन चीज़ ये है कि उन सभ्यताओं का विकास जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? नदी घाटियों पे हुआ है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके भू आकृति। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके भू आकृति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भू आकृति। भू आकृति से मतलब आपका पर्वत पठार मैदान से है। किससे है? पर्वत पठार मैदान से। पर्वत पठार और मैदान से इसका मतलब है किसका? भू आकृति का। पर्वत पठार मैदान से भू आकृति का संबंध है। आप लोग पर्वतों पर बसना पसंद करोगे या पठार पर बसना पसंद करोगे या मैदानों में? मानव स्वभाव हमेशा प्राचीन काल में लोग, राजा महाराजाओं के समय की बात करें तो पर्वतों पर आपके अधिकांश, पठार पर या पर्वत पर आपके दुर्ग या किले बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मनुष्य को अपना बसावट करनी है तो मैदानी क्षेत्रों में निवास बनाएगा। कहाँ बनाएगा? मैदानी क्षेत्रों में। वर्तमान में जितने भी गांव बसे हुए हैं, जितने भी शहर बसे हुए हैं, अधिकांश मैदानों में बसे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? मैदानों की भूमि कैसी होती है? समतल भूमि होती है। एक कारण क्या है? समतल भूमि। दूसरा, मैदानों के आसपास विकास अधिक होता है। क्या है? विकास अधिक है। तीसरा, मैदानों में फसलें अधिक होती हैं। फसल उत्पादन। आप पहाड़ों पर फसल कर सकते हो क्या? पहाड़ों पर फसल कर सकते हो क्या? पहाड़ों पर फसलें नहीं होती, पठारों पर भी फसलें नहीं होती, तो फसलें कहाँ अधिक होंगी? मैदानों में। और जहाँ फसलें अधिक होंगी वहीं जनसंख्या अधिक निवास करेगी। आप देखो, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्या करती है? जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में विरल रूप में निवास करती है, ना के बराबर। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वह जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर निवास करती है। देखो, आप अपने भारत में देखें
तो गंगा का मैदान जनसंख्या अधिक निवास करती है कि नहीं करती? गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, समतल है, नदी नालों का क्षेत्र है, इसलिए यह जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका इसमें जलवायु। कौन सा पॉइंट है? जलवायु। देखिए तीसरा जो पॉइंट है इसका भौगोलिक कारक का, वो जलवायु है। और जलवायु कैसे प्रभावित करता है? भाई जलवायु कैसे प्रभावित करेगा? आप देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। शीत प्रदेश, उष्ण प्रदेश और शीतोष्ण प्रदेश। ये जलवायु की दृष्टि से 3 प्रदेश माने जाते हैं। इनको आप ऐसे समझ सकते हो। ये अपनी क्या है? पृथ्वी, ये बीचों बीच में ये जो क्षेत्र है आपका उष्ण प्रदेश है। 0 डिग्री से कर्क रेखा और इधर मकर रेखा, और यहाँ से लेकर ये जो आपका है शीतोष्ण प्रदेश है। ये भी शीतोष्ण है और ये भी शीतोष्ण है। ये आपका है शीत प्रदेश, जो क्या है? ध्रुवों की तरफ है। आप देखिए, अधिकांश जनसंख्या जो निवास करती है वो इन क्षेत्रों में निवास करती है। शीतोष्ण यहाँ भी निवास करती हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या जिस कटिबंध में निवास करती है वो कौन सा कटिबंध कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। विश्व की अधिकांश जनसंख्या इसमें निवास करेगी, क्योंकि यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों समान अवस्था में पड़ती हैं। ना तो अधिक सर्दी पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए यहाँ शीतोष्ण प्रदेश में सर्दी और गर्मी क्या पड़ती है? समान पड़ती हैं। इसलिए यह जनसंख्या क्या है? निवास करती है। क्लियर? ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है कि जनसंख्या यहाँ निवास क्यों करती है। उष्ण प्रदेश गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए जनसंख्या कम निवास करती है। शीत प्रदेश सर्दी अधिक पड़ती है, इसलिए जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें अगला चौथा पॉइंट जो दे रखा है वो मिट्टी दे रखा है, मिट्टी या मृदा। तो मिट्टी या मृदा से आप समझते हो कि भाई जहाँ मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है आपके मिट्टी या मृदा, तो उसका तो सीधा सब ये कि जहाँ मिट्टी, अगला दिया हुआ है आपके मिट्टी या मृदा दी हुई है। तो इस चीज़ का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी। कैसी होगी? यहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी। आप क्यों लिखा हुआ है कि उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। कैसी हैं? और उपजाऊ मृदा कहाँ मिलेगी? जहाँ नदियाँ होंगी, क्योंकि नदी ही उपजाऊ मृदा, जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष मिट्टी का जमाव करती हैं, जो आप दोमट मिट्टी बोलते हो, जहाँ नदियाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष जमाव करती हैं, वो जो आपकी नदियाँ के क्षेत्र हैं, नदियों के क्षेत्र हैं, वो उपजाऊ होंगे, तो मिट्टी भी उपजाऊ होगी।
तो आपके ऐसे क्षेत्र जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष मिट्टी का जमाव करती हैं, क्या कहलाएगी आपके? उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी। ये जो मिट्टी है आपकी, तो जैसे जमाव करती है दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, मतलब वितरण। और जहाँ अनुपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। इसका मतलब मिट्टी भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। हमने जनसंख्या वितरण के प्रभावित में आपके भौगोलिक कारक पढ़े हैं, जिसमें आपके भौगोलिक कारकों में हमने पढ़ाया आपको धरातल की प्रकृति पढ़ी है। एक तो धरातल कैसा है, पठार, पर्वत, पठार, मैदान है, तो ये पढ़ा है। जलवायु पढ़ी है कि जलवायु कैसी है उस क्षेत्र की। अगर जलवायु शीत कटिबंध है तो कम जनसंख्या निवास करती है, जलवायु उष्ण कटिबंध है तो जनसंख्या कम निवास करती है, और जलवायु शीतोष्ण कटिबंध है तो जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है। उसके बाद आपके आर्थिक कारक हैं। कौन से कारक हैं? आर्थिक कारक हैं। भौगोलिक कारक के बाद में आपका जो कारक है वो है आर्थिक कारक। हालांकि ये प्रश्न इस बार आ चुका है, अब आने की संभावना नहीं है। आर्थिक कारक भी हमने कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3, जिसमें खनिज, क्या खनिज और नगरीकरण, क्या नगरीकरण, और एक है औद्योगिकरण। ये 3 कारक पढ़े थे। आर्थिक कारक में भी हमने कितने कारक पढ़े हैं? 3 कारक पढ़े हैं, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज किस प्रकार प्रभावित करता है? आप देखिए, आपकी बुक्स में लिखा हुआ, बुक्स देख सकते हैं कि जहाँ खनिज निकलते हैं, जिस स्थान पर खनिज निकलते हैं उस स्थान पर लोग अधिक जाकर बसते हैं। जहाँ पर खनिज निकलते हैं उस स्थान पर लोग अधिक जाकर बसते हैं, क्योंकि खनिज और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं। क्योंकि खनिजों से क्या है, लोगों को रोजगार मिलेंगे। जहाँ खनिज निकलेंगे वहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी, लोगों को मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। ठीक है। और वहाँ कुशल और अर्धकुशल, जहाँ खनिज मिलते हैं वहाँ कुशल और अर्धकुशल लोग भी निवास करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है आपके अफ्रीका की कटंगा पेटी। अफ्रीका में कटंगा क्षेत्र है, वहाँ खनिज निकलते हैं। जाम्बिया पेटी। अपने भारत में देखो, भारत में उदाहरण लेना है तो भारत में आपका छोटा नागपुर का पठार, जहाँ खनिज अधिक निकलते हैं, जनसंख्या अधिक निवास करती है। दक्षिणी अफ्रीका की कटंगा दे रखी है, इसमें कटंगा दे रखी है। ठीक। फिर आपके तो इन क्षेत्रों में, उसके बाद है आपका नगरीकरण। दूसरा शब्द दिया हुआ है कि जनसंख्या नगरीकरण, जहाँ अधिक नगरीकरण होगा, जहाँ पर अधिक नगरीकरण होगा, जो आप खनिज का मतलब तो है जहाँ पर खनिज अधिक मिलेंगे, जिस स्थान पर खनिज पदार्थ अधिक निकाले जाते हैं उस स्थान पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्योंकि खनिज जहाँ निकालते हैं वहाँ उद्योग होते हैं, और उद्योग होते हैं तो लोगों को क्या है, रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलता है इसलिए लोग वहाँ निवास अधिक करते हैं। नगरीकरण, जहाँ जिस शहर में अधिक नगरीकरण हुआ है वहाँ लोग ज़्यादा जाकर बसते हैं। अपने भारत में आप एग्जाम्पल लिखे, दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, चेन्नई का। अपने राजस्थान में देखो आप, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो ये जो सिटी हैं अपने, इनमें क्या है कि नगरीकरण अधिक है, सुविधाएं अधिक हैं, चिकित्सा की सुविधा अलग है। तो ये सुविधाएं अलग होने की वजह कारण, सुविधाएं अधिक होने के कारण यह जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्या करती है? अधिक निवास करती है। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ही आपके इसमें यही है कि जहाँ नगरीकरण अधिक है वहाँ जनसंख्या अधिक जाती है। क्यों? क्योंकि नगरीकरण का मुख्य जो कारण है कि वहाँ चिकित्सा सुविधाएं अधिक होना, शिक्षा का स्तर अधिक होना, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं आपकी वो अधिक उपलब्ध हो पाती हैं। तीसरा तरीका इसमें औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण, जिस स्थानों पर उद्योग लगे हुए हैं, जिस स्थानों पर उद्योग धंधों का विकास अधिक हुआ है, इसमें लिखा हुआ है औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करती हैं।
इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकान कर्मी, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जिस स्थान पर उद्योग लगे हैं, इसमें जापान का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ओसाका, कोबे ओसाका का। यहाँ देखिए कोबे ओसाका के आसपास क्षेत्र है, औद्योगिकरण अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए जनसंख्या है क्या करती है, अधिक निवास करती है। बाकी आपका लास्ट दे रखा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में समाज, धर्म भी काम आता है भाई। जो जिस धर्म के समुदाय के लोग यहाँ, जिस समुदाय के लोग जिस स्थान पर अधिक रहते हैं तो वहाँ उसी समुदाय के लोग जाना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारक भी है, किसी स्थान पर राजनीतिक दोस्ता की भावना है, धर्म की भावना है, जाति की भावना है, जातिगत समस्या। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक कारक में कहते हैं कि जिस स्थान पर जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं तो वहाँ उसी जाति के लोग बसना पसंद करते हैं। जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं उस धर्म के लोग बसना पसंद करते हैं। और कुछ राजनीतिक कारक भी है कि किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से किसी की किसी से नहीं बनती है तो वहाँ लोग निवास करना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इस बार ये पूछ लिया है तो हो सकता है आपके इस बार भौगोलिक कारक पूछ ले। ठीक है, थैंक यू, अगली क्लास कर।